जय हिंद ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू देहरादून मिलिट्री एकेडमी। और आज हम लेकर आए हैं लाइव प्रोसेस का सेकेंड पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए बायोलॉजी। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने व्हाट वाज न्यूट्रिशन, किस किस तरह से न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, एनिमल्स में, वो हमने किया था। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जनरल न्यूट्रिशन में। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सेकंड में जरा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। यस, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंजेक्शन। इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी। सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप आसानी से यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डाइजेशन। तो सबसे पहले जो हम खाना अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं थ्रू, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो थ्रू माउथ। ठीक है, उसके बाद होता है हमारा डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस में द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं उसके जो पीसेस होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो डाइजेशन प्रोसेस में वो ब्रोकन डाउन होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, सो दैट दैट विल बी इजी एब्जॉर्बेबल टू द बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड, भाई जो भी हम खाना खाते हैं उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो जो खाना है या जो भी फूड होता है वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है फॉर एनर्जी नीड्स, जो भी उसकी एनर्जी नीड्स होती है। तो यहाँ पे थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो सारा जो भी एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिशन का, तो आपको पता है कि जो ब्लड होता है दैट इज अ कैरियर, वो सारी चीजें कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है assimilation, the process in which the absorbed food is taken in by body cells and used for energy growth repair is called assimilation। ठीक है, तो वही मैं आपको बता रही थी कि हमारी जो बॉडी है जो फूड वो लेती है एंड दैट गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड दैट इज यूज्ड फॉर द रिपेरेशन ऑफ योर बॉडी। ठीक है, देन इजेशन, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। तो वही आपका जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज इन्वॉल्व इन दिस होल प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे देखें। ओके, देन न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो आपको पता है अमीबा के बारे में। अमीबा अगर हम बात करें तो ये क्या है, यूनिसेल्युलर। हमारे पास क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेल्युलर। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा ईट्स टाइनी प्लांट्स। ठीक है, अमीबा जो है that eats tiny plants and animals as food which float in the water in which it lives। ठीक है, तो सिंपल क्या करता है, जो भी उसके चारों तरफ प्लांट्स एनिमल्स जो भी छोटे छोटे होते हैं उनको क्या करता है, वो ईट अवे कर लेता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अमीबा इज होलोजोइक। तो ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडीए, दैट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा क्या होता है, दैट इज होलोजोइक। तो होलोजोइक मैंने आपको समझाया था, हम लोगों ने पढ़ा था पैरासाइटिक होलोजोइक किस तरह से पढ़े थे हम लोगों ने। तो जिसमें वन टर्म है आपका क्या है, ये होलोजोइक। द प्रोसेस ऑफ एम इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। जो अमीबा फूड लेता है, जो अमीबा जो है वो फूड को इंटेक करता है बॉडी में, उस प्रोसेस को बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना, ये दो चीजें बहुत ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये एक डायग्राम आपको दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अनडाइजेस्टेड फूड क्या हो रहा है, थ्रोन आउट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका सूडोपोडिया, न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करते हैं। ये जो आपके इस तरह से निकले हुए हैं, ये स्पाइक्स टाइप के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है सूडोपोडिया। यानी अमीबा जो है वो फूड आपका जो इंटेक कर रहा है उस जगह को क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया। तो ये टर्म भी बच्चों आप बहुत बार सुनते हो, इंपॉर्टेंट है। फाइगोसाइटोसिस, सूडोपोडिया, जो अलग तरह के टर्म्स होते हैं ना, तो एनडी उनको एग्जाम में जनरली दे देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका एंजाइम्स एंटर फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल में एंटर हुआ, उसके बाद यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ और इस तरह से फिर इसकी ग्रोथ हो गई। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है ये। उसके बाद है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। देखिए बच्चों, पैरामीशियम इज ऑल्सो आज यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये भी क्या है, यूनिसेल्युलर है। आप देखिए इसका
जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी आपको इसी तरह के डायग्राम मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पैरामीशियम इज ऑल्सो अ टाइनी यूनिसेलुलर एनिमल। ये भी क्या है, यूनिसेलुलर एनिमल है विच लिव्स इन वाटर। ये भी कहाँ रहता है, पानी में रहता है। पैरामीशियम यूजेस इट्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सिलिया। ये आ सकता है, व्हाट इज सिलिया इन पैरामीशियम? तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं टू स्वीप द फूड पार्टिकल्स। वहां पे क्या होता है आपका, अमीबा में होता है बच्चों सूडोपोडिया, और पैरामीशियम में क्या होता है, सिलिया। तो प्लीज कीप इन माइंड, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम इंपॉर्टेंट बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स से काफी ज्यादा सवाल आ जाते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारा न्यूट्रिशन सिस्टम बनाता है। कौन, ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये स्ट्रक्चर जो है ये आपको बहुत सारी बुक्स में, एनसीईआरटी में, सेलिना की जो आईसीएसई बोर्ड की है वो आपको मिल जाता है क्लास 10th की बुक में। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हमारा जो माउथ होता है वहां पर क्या होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद ईसोफेगस होता है यहाँ पे, जो हमारी लॉन्ग कैनाल होती है। देन उसके बाद लीवर होता है इधर आपका, ये जो लेफ्ट पार्ट है यहाँ पर। देन इधर स्टमक होता है, और लीवर के साथ ही होता है बच्चों गॉल ब्लैडर। अगर आपसे पूछा जाए कि लीवर के साथ गॉल ब्लैडर कहाँ होता है, तो वो क्या होता है, लीवर के जस्ट नीचे होता है। देन स्टमक के जस्ट नीचे पैनक्रियाज है। तो आपको प्लीज इनकी जो लोकेशन है उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो लीवर है, लीवर के जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है, मींस यू कैन से दैट गॉल ब्लैडर इज अटैच्ड टू लीवर। देन उसके बाद स्टमक के जस्ट नीचे वाले पार्ट में होता है, दैट इज पैनक्रियाज, ठीक है। क्या होता है, पैनक्रियाज, जहां से पैनक्रियाटिक जूसेस हमारे रिसीड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा दिस लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये बहुत ज्यादा लंबी होती है ना, इसकी जो मीटर में जो लेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। और उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर एनस होता है, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए, तो आगे हम इनके बारे में अब बात करते हैं। देन चलिए, तो बात करते हैं सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स। तो आपको बच्चों पेपर में क्या आता है, एनडीए में, एनडीए में इनके फंक्शंस आते हैं। एनडीए में क्या आते हैं, इनके फंक्शन आते हैं स्पेसिफिकली, कि भाई ये किस लिए होता है, ये किस लिए होता है, ये किस तरह की चीजें निकालता है, ये किस तरह की चीजें निकालता है। तो द सलाइवरी ग्लैंड्स इज आवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, सलाइवा। आप देखते हो ना, जैसे बहुत बार क्या होता है कि हम लोग खाना, जैसे हमारे सामने खाना आता है, विदाउट टेकिंग द फूड इनटू द माउथ, हमारे मुंह में क्या आ जाता है, पानी आ जाता है ना। जो भी आपकी बहुत फेवरेट डिश होती है, हम बोलते हैं ना ये मेरा फेवरेट खाना है, तो उसके बारे में सोचते ही हमारे मुंह में पानी आने लग जाता है। तो ये दैट फॉर्म सलाइवा है ना, तो उससे क्या बनता है, आपका सलाइवा बनता है। फिर जब हम खाने को मुंह में लेते हैं, उसके बाद जो लिक्विड फॉर्म में आपका फोमिंग साइड, फोमिंग जो फोम टाइप का प्रोड्यूस होता है, उसी को बच्चों क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, ठीक है। द ह्यूमन सलाइवा कंटेन्स एंजाइम्स फॉर सलाइवरी एम्यूलेज। वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे कम इन योर एग्जाम की जो ह्यूमन सलाइवा है, ये जो है, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एम्यूलेज, ठीक है। सलाइवरी एम्यूलेज डाइजेस्ट द स्टार्च। तो ये आपसे पूछा जाता है, पेपर में पूछा जाएगा कि जो सलाइवरी एम्यूलेज है ये किसको, क्योंकि हमारे खाने में तो कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है ना, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। तो जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है वो किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, ठीक है। और यू कैन से कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में ही होता है, ठीक है। चलिए, स्टमक की बात करते हैं। स्टमक तो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, क्योंकि हम लोग जब अपनी मनपसंद का खाना खाते हैं तो हम ये कहते हैं ना, पेट नहीं भरा, पेट नहीं भर रहा है। एक्चुअली में हमारा मन भर जाता है, लेकिन हमारा पेट नहीं भरता जब हम अपनी मनपसंद का खाना खाते हैं। तो देखिए, पेट क्या है, पेट आज की डेट में आप देख रहे हो, पेट एक कुआं है। आप कितना भी खाओ कमी है ना, मन ही नहीं भरता। कितना भी खा लो, आप पेट में कितनी भी चीजें डाल लो, सुबह से शाम तक, इवन रात तक, रात के 12 बजे तक हमारा एक ही काम होता है, खाना खाने का, है ना। और खाना भी क्या खाना है आपको, बाहर का भी खा रहे हैं, अंदर का भी खा रहे हैं, इधर उधर उधर सब जो भी मिल रहा है सब खा रहे हैं। तो भाई इसका मतलब पेट, जो स्टमक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे जरा, द फूड इज चर्न इन द स्टमक फॉर अबाउट 3 आवर्स। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो कम से कम 3 से 3.5 घंटे हमारे पेट में रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप खाना खाते हो तो उसके बीच में कम से कम आपको 4 घंटे का गैप रखना चाहिए, क्योंकि खाना अगर आप 3 घंटे के अंदर अंदर फिर दोबारा खा लोगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। और बहुत बार हम लोग इस तरह के इश्यूज से गुजर चुके होते हैं, ठीक है। So the food is churned in the stomach for 3 hours. During this time, the food breaks down into still smaller pieces and forms semi-solid paste. यानी पेट में भी डाइजेशन प्रोसेस चलता रहता है। वहां पे क्या होता है, जो फूड होता है वो और फर्दर छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है।
The stomach wall contains 3 tubular glands in its wall. The gland present in the walls of the stomach secrete gastric juices. मतलब जो हमारी स्टमक है, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो भी, ठीक है, वहां पे जो ग्लैंड्स होती हैं वो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करती हैं। क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूसेस। तो जरा यहाँ पर देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी हमारे स्टमक में अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है या बेसिक होता है, तो वो कैसा होता है बच्चों? एसिडिक होता है। एसिडिक होता है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, एंड विच इज हाईली एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। भाई खाने को क्या करना है? और छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना है, खाने को डाइजेस्ट होना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एसिड चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट आपका पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है आपका? किल्स, सॉरी, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये जो म्यूकस लास्ट में लिखा हुआ है, ये टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है, MUCUS। म्यूकस का काम क्या होता है? जो इनर लाइनिंग, अब देखिए क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है वो एसिडिक नेचर का है ना, और हम जो खाना खा रहे हैं वो भी एसिडिक नेचर का है, तो यानी कि स्टमक में बहुत ज्यादा एसिड बनने लग जाता है। अगर स्टमक में ज्यादा एसिड बनने लगा तो जो स्टमक की वॉल्स है ना, जो वॉल्स हैं, जो सेल की वॉल्स हैं, वो आपकी जल सकती है। बहुत बार क्या होता है, हम बोलते हैं ना हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, तो क्या खाते हैं हम लोग? पुदीना, दैट इज बेसिक इन नेचर। बेकिंग सोडा, दैट इज बेसिक इन नेचर। एंटासिड, दैट इज बेसिक इन नेचर। तो एसिडिटी को दूर करने के तो क्या होता है कि जो इनर लाइनिंग होती है, वो जल सकती है। उसको जलाने से बचाने के लिए जो हमारा स्टमक होता है उसकी इनर लाइनिंग में एक म्यूकस होता है, ठीक है, एक लाइनिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं? म्यूकस बोलते हैं। और ये म्यूकस क्या करता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका प्रोड्यूस हो रहा है स्टमक में, उससे स्टमक को बचाता है। मतलब स्टमक के जो सेल्स है, जो स्किन है, उसको क्या करता है? बचाता है। तो म्यूकस का क्या काम क्या होता है? यही होता है। तो म्यूकस कहाँ पाया जाता है? स्टमक की इनर लाइनिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो खाना है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विद सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है भाई, यहाँ पे भी इंटेस्टाइनल जूस निकल रहे हैं। द इंटेस्टाइनल जूस कंटेन अ नंबर ऑफ एंजाइम्स। तो नंबर ऑफ एंजाइम्स क्या है आपके? एंजाइम्स विच कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ। तो देखो जरा, जो फाइनल डाइजेशन है, ठीक है, ये आपके एनडीए तो छोड़ो, बहुत सारे पीसीएस एग्जाम्स में भी ये सवाल आते हैं, बहुत बार मैंने देखे हैं, तो आप ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनली जो खाना डाइजेस्ट हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो फाइनल जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है, अगर आपसे बोला जाए कि जो खाना एब्जॉर्प्शन है फाइनली वो कहाँ होता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन, अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्लीट डाइजेशन फूड कहाँ हो रहा है, तो जनरली हम सोचते हैं कि ये स्टमक में हो रहा है, बट दिस इज नॉट राइट। पार्शियली एब्जॉर्ब होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है, लेकिन कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, हो क्या रहा है? तो देखो, जो हमारे खाने में कार्ब्स थे, हम बोलते हैं ना कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, वो ब्रेक होता है ग्लूकोज में, तभी तो एनर्जी मिलती है। तभी तो हम बोलते हैं भाई कि कार्ब्स खाओ, कार्बोहाइड्रेट्स खाओ। कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? दिन भर की एनर्जी मिलती है। बहुत बार अगर आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही है तो आपको कार्ब्स खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कार्ब्स, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी किससे मिलती है? सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है कार्ब्स से, याद रखना ये बात। उसके बाद मिलता है फैट से, फिर प्रोटीन, फिर मिनरल, विटामिन। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स में हो रहा है, और जो फैट है वो फैटी एसिड्स में हो रहा है। क्या ये बात याद रहेगी? क्या बोला मैंने? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं फाइनली ब्रेक डाउन होके, जो कि एब्जॉर्ब होगा हमारा ब्लड स्ट्रीम में। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में हो रहा है, और आपका फैट किस में हो रहा है? फैटी एसिड। क्लियर है? चलिए, तो ये बात ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, जो कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है फूड का, वो कहां पर हो रहा है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। चलिए, लीवर की बात करते हैं। तो सबसे पहले लीवर जो है ये हमारा बाइल सिक्रीट करता है। बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड मेड इन द लीवर विच इज नॉर्मली स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, जो हमारा लीवर है, तभी बोलते हैं कि जो लीवर है वो ढंग से हमारा फंक्शन करना चाहिए। बहुत बार हम लोग बाहर का जो जंक फूड खाते हैं, है ना, मोमो चाउमीन ये सब खाते रहते हैं हम लोग, तो हमारा जो लीवर है वो फैटी हो जाता है ना, उसमें एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, क्योंकि जो बाइल जूस है वो सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लीवर सीक्रेट बाइल।
लीवर को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हमें हफ्ते में एक दिन क्या रखनी चाहिए, फास्ट रखने चाहिए, खिचड़ी खाना चाहिए, ये सारी चीजें करनी चाहिए ताकि आपका जो लीवर है वो ढंग से फंक्शन कर सके। ठीक है, बाइल इज अ ग्रीनिश येलो लिक्विड, तो ये जो बाइल जूस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करता है। और ये कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में। तो बच्चों आपने गॉल ब्लैडर आजकल बहुत ज्यादा सुना होगा, क्योंकि हम लोग आजकल क्या है, किडनी स्टोन या स्टोन से बहुत ज्यादा परेशान है ना। जिन एरियाज में बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है वहां पर जो लोग रहते हैं उनको बहुत ज्यादा स्टोन की प्रॉब्लम होती है, ये आपको पता ही होगा, है ना। तो किडनी स्टोन तो नॉर्मल है, उसके अलावा जो थोड़ा मेजर है दैट इज गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोन होना। तो गॉल ब्लैडर अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है किसी तरह से, तो पूरा गॉल ब्लैडर ही निकालना पड़ता है। और जब गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाता है तो ये बाइल जूस जो है वो स्टोर नहीं हो पाता है, और बाइल जूस जो है वो हैवी फूड पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगर बाइल जूस नहीं होगा तो हैवी फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, तो हमारे हमारे को प्रॉब्लम होगी, हमारे बॉडी में प्रॉब्लम होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी में गॉल ब्लैडर नहीं है उनको बहुत ज्यादा हैवी खाना नहीं खाना होता है, वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं खा सकते, ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाइल इज एल्कलाइन, बाइल क्या है, एल्कलाइन है, परफॉर्म्स टू फंक्शन, क्या करता है ये, दो फंक्शन। मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन, जो भी हमारा खाना कहां से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, उसको क्या करता है, एल्कलाइन बनाता है। बाइल सॉल्ट ब्रेक द फैट प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, है ना। जो फैट होता है उसको क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो वही मैं कह रही हूँ कि जो लोग बहुत ज्यादा फैट वाला फूड खाते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, और जिनका गॉल ब्लैडर निकला हुआ है, तो उनको डाइजेशन इश्यूज होते हैं और उन्हीं को फिर फैटी लिवर इश्यू हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो बायोलॉजी एक्चुअली में दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी डेली लाइफ से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो आपको चीजों को लर्न करने में भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछ सकता है एनडीए में। ठीक है, ये एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है और इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आए हुए हैं कि पैनक्रियाज में क्या क्या सीक्रेट होता है। पैनक्रियाटिक एमिलेज, देन ट्राइप्सिन, देन आपका लाइपेज। ठीक है, तो ये क्या करता है, पैनक्रियाटिक एमिलेज स्टार्च को ब्रेक करता है, ट्राइप्सिन प्रोटीन को करता है, और लाइपेज एमल्सिफाइड फैट, फैट को इमल्सिफाई करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, देन बात करते हैं रेस्पिरेशन। तो यहां पर हम लोगों ने नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टर्म आता है, दैट इज आपका रेस्पिरेशन सिस्टम। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, मतलब फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है उसको रिलीज करने को क्या बोलते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, फूड प्लस ऑक्सीजन, जो भी हमारा फूड हमने लिया था और प्लस ऑक्सीजन जो हम इनटेक करते हैं ना, वो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। भाई जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो, है ना, रेस्पिरेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होता है, आपका जो भी हमने फूड इंटेक किया है और प्लस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, वाटर और, तो यही एनर्जी हमें चाहिए होती है ना। हमारी सेल को क्या चाहिए होती है, सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है। एटीपी की बात करें, एटीपी सब्सटेंस कॉल्ड एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, ये आ सकता है फुल फॉर्म। हमारी बॉडी में जो एनर्जी हम काउंट लेते हैं वो एटीपी में ही लेते हैं। इट हैज द हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट, एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, किसी भी सेल की जो एनर्जी है उसकी यूनिट क्या है, दैट इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ब्रीदिंग। तो दो चीजें हैं, आप बोलोगे मैम रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग तो एक जैसा ही सुनाई देता है, बच्चों नहीं, ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन अलग होता है और ब्रीदिंग अलग होता है। देखो ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग क्या है, देखो द मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है, मतलब जब आप रात में सोते भी हो तो वो जो प्रोसेस आप कर रहे हो दैट इज ब्रीदिंग, है ना। और जैसे इस समय जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, ब्रीथ कर रही हूँ, सिंपल हम क्या कर रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल। तो सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को ब्रीदिंग बोलते हैं। सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रीदिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, चलिए। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में हो रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड।
चलिए, तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं पहले। तो आप देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, एक है आपका एरोबिक और एक है एनएरोबिक। तो एरोबिक यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऐसा रेस्पिरेशन जहां पर ऑक्सीजन जरूरी है। और एनएरोबिक क्या होगा, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, यानी कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एनएरोबिक? तो यहाँ पे देखो, सॉरी, एरोबिक। तो देखो एरोबिक में क्या होगा आपका, सिंपल। एरोबिक में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहां से मिला आपको, जो भी हमने खाना खाया और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, किसकी फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में, यानी एनर्जी फाइनली जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गई है। ओके, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या, हमारे जो सेल होते हैं ना, हमारे जो बॉडी में सेल्स हैं, उन सेल्स का जो लेयर है, आउटर लेयर है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल कंसिस्ट पूरा साइटोप्लाज्म से बना हुआ। तो यहाँ पे पायरुवेट, पायरुवेट क्या है, एक इसी तरह का सब्सटेंस होता है। तो इससे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, जो ग्लूकोज है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से, ग्लूकोज जो है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। ये थोड़ा और सिंपलर टर्म होता है। और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, वहां पर रिलीज क्या हो रहा है, देखो जरा, 6CO2 + 6H2। आपको ये नहीं याद रखना है, आपको ये देखना है कि कितना एटीपी जनरेट है। 38 एटीपी एनर्जी रिलीज हो रही है। क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, आपको मिल नहीं रही है, रिलीज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन द सेल। आपसे पूछा जाए कि अगर कि साइट्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो किस किस में होता है ये सब इस तरह का, ह्यूमंस में, कैट, एलिफेंट, डॉग, लायन, काउ, सब में। तो सब में इसी तरह का होता है कि जो ग्लूकोज होता है, सबसे पहले वो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद पायरुवेट से माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो एनर्जी है ये रिलीज हो रही है। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रेस्पिरेशन अकर करता है। ठीक है, और एनर्जी क्या बन रही है, 38 एटीपी। क्या बोला मैंने, 38 एटीपी। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट है एनएरोबिक। तो एनएरोबिक जो है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, इसमें से एक जरूर आएगा इस साल के पेपर में। ठीक है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में देखो जरा, सबसे पहले है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन समझते हो आप लोग, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी चीज को हम 2-3 दिन तक छोड़ देते हैं तो क्या होता है, थोड़ा झाग टाइप का बन जाता है। दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। साउथ इंडिया के जो लोग हैं जनरली, वो लोग इडली, डोसा, फर्मेंटेड फूड्स वगैरह खाते हैं। आपने ढोकला वगैरह सब देखा होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो आपका चावल या दाल होता है उसका मिक्सचर, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पीस के उसको छोड़ देते हैं 24 घंटों के लिए। तो जब 24 घंटे बाद हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा झाग टाइप का उस तरह से बन जाता है, फट जाता है। तो दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। उसके अलावा जैसे आपने पिज्जा खाया, पिज्जा का जो डो होता है ना, ईस्ट की प्रेजेंस में उसको क्या करते हैं हम लोग, फर्मेंट करते हैं। तो इसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या है, तो यहाँ पे देखो जो ग्लूकोज है, फिर से अगेन ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बनेगा। और उसके बाद देखो ईस्ट का फर्मेंटेशन, ईस्ट प्रोड्यूस होते हैं वहां पे, कहीं पे आर्टिफिशियल भी होते हैं, कहीं पे अपने आप हो जाते हैं। तो वहां से क्या बनेगा, ये बनेगा C2H5। ये क्या है, इथेनॉल। क्या है ये, इथेनॉल। तो जनरली मार्केट में जो अल्कोहल मिलती है वो यही है, क्या है, इथेनॉल। वैसे तो मिथेनॉल भी होता है, बट मिथेनॉल इज नॉट ड्रिंकेबल। दिस इज इथेनॉल और अल्कोहल। ठीक है, एंड 2 एटीपी। अब याद क्या रखना है, ये याद रखना है कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, वहां पर आपका इथेनॉल बनता है। क्या बनता है, इथेनॉल। ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये जो है आपका, ये है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है बच्चों, वहां पे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब वहां पे बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं होती है, तब वहां पर अल्कोहल बनता है। और ये वाले में क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है, देखो 2 तरह के हैं ना यहाँ पर एनारोबिक में, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये 2 तरह के हैं। एक है आपका एल्कोहलिक और दूसरा क्या है, लैक्टिक। इन दोनों में फर्क ये है कि लैक्टिक में लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि ऑक्सीजन है पर कम है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरुवेट, और देन मसल टिश्यू में बन रहा है, क्या बन रहा है, मसल टिश्यू में लैक्टिक एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये होता कहाँ है, तो जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं,
जब हम बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेशन का रेट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। उस कंडीशन में यहाँ पर फिर से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होता है और हमारा जो मसल्स होती हैं, आपने देखा होगा बहुत बार मसल्स में क्रैम्प पड़ जाते हैं। जो आपके क्रिकेटर्स होते हैं या जो आपके एथलीट्स होते हैं उनके मसल्स में भी क्या होता है, हम बोलते हैं क्रैम्प पड़ गए। तो क्रैम्प का मतलब होता है कि वहां पर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है मसल्स में और फिर क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। तो किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। This is the part of one anaerobic respiration, but this is complete and this is partial. This is complete anaerobic, this is partial anaerobic. तो partial anaerobic में क्या होता है, लैक्टिक एसिड जो भी मसल्स में प्रोड्यूस होता है और ये वाला आपका यीस्ट की प्रेजेंस में आपका अल्कोहल बनता है। तो जनरली जो फैक्ट्रीज में शराब बनाई जाती है या जो अल्कोहल बनाया जाता है वो यही प्रोसेस होता है कि अंगूर से बनाया जाता है, गन्ने से बनाया जाता है। तो आपके महीनों तक उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, मतलब सड़ाने के लिए। जब सड़ेगा फर्मेंटेशन होगा, फर्मेंटेशन होगा तो उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है एंड दैट बिकम्स अल्कोहल। तो बनता क्या है, इथेनॉल। तो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्लियर है, चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है और एनडीए के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बायोलॉजी में कुछ चैप्टर है जिनसे बहुत ज्यादा मेजर आता है पोर्शन और कुछ से बिल्कुल भी नहीं आता। इसके बाद आगे डिफरेंस की बात करें, जरा देखो जरा फटाफट फटाफट देखो। एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर इन एरोबिक, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन हो रहा है। द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। यहाँ पे एंड प्रोडक्ट तो यही है और यहाँ पे जो नॉर्मल रेस्पिरेशन हम करते हैं, है ना, सॉरी, जो नॉर्मल हम लोग यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, आपका ये बन रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोबिक में क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ कम एनर्जी बन रही है, ठीक है, वहां एनर्जी ज्यादा है या एनर्जी कम है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स की बात तो हो गई, अब बात करते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए, प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। अच्छा, ये बोल रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफ्यूजन से क्या मिलता है उनको, डिफ्यूजन से उनको क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अच्छा भाई कैसे, देखो जरा, तो यहाँ पर देखो रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो बेसिकली जो रेस्पिरेशन हो रहा है मोटा मोटा, वैसे तो रेस्पिरेशन ओवरऑल आपके प्लांट्स के रूट्स में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीव्स में होता है, पर मेजर पोर्शन का होता है बच्चों लीव्स में होता है। द exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion through stomata। तो स्टोमेटा जो आपको पहले भी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो स्टोमेटा होते हैं वो टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, जहां पर क्या होता है, आपके गार्ड सेल्स होते हैं और हम इनटेक और एग्जिट ये सब करवाते हैं मिनरल रिसोर्सेज का, सोर्सेज का, और उसके अलावा यहाँ पर गैसेस का भी हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे देखो जरा, CO2 क्या हो रही है, यहाँ पे इनटेक हो रही है और ऑक्सीजन क्या हो रही है, आपकी बाहर जा रही है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको पता है कहाँ है आपका, जनरली कहाँ पर हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, आपके लीव्स के थ्रू, वो भी स्टोमेटा। तो अगर आपसे सिंपल ये पूछे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, थ्रू स्टोमेटा। जब आपके जो गार्ड सेल हैं वो क्या होंगे, आपके खुल जाएंगे, तो आपका क्या होगा, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, बाहर जाएगी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन अमीबा में। तो आपको बस एक एक दो दो लाइन इसमें याद रखनी है। अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फ्रॉम फॉर ब्रीदिंग। सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। अमीबा लिव्स इन वाटर, द ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो कैसे होता है ऑक्सीजन, वहां पर अमीबा में ये जो यूनिसेलुलर है, यहाँ पर रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलोगे, थ्रू सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म तो आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे, उफ मुझे तो बड़े घिनौने लगते हैं ये, बट चलो ये भी जीव ही है ना, ऑर्गेनिजम्स है, भगवान ने इनको बनाया है तो हमें इनसे प्यार करना चाहिए। और कैसे, तो दिखने में ही बड़े अजीब से, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो जरा, अर्थवॉर्म आपने देखा होगा बरसात के मौसम में गोबर में बहुत ज्यादा आपको मिलते होंगे, है ना, और हम इनसे दूर दूर भागते हैं। द अर्थवॉर्म एक्सचेंज द गैसेस थ्रू इट्स स्किन। तो सिंपल सवाल है और सिंपल इसका जवाब है कि आपसे बोला जाए कि अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो कैसे होता है, थ्रू इट्स स्किन। ये क्या करता है, अपनी स्किन के थ्रू ऐसा कर देता है। द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवॉर्म बाय इट्स ब्लड
where it is used for respiration. ठीक है, the gases exchange in a leech भी ऐसे ही होते हैं, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही होता है. ठीक है, इसके बाद है रेस्पिरेशन इन फिश. तो ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि फिश में क्या होती है, गिल्स होती हैं, आपने देखा होगा है ना. इनको क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं. ये दिख रहे हैं आपको गिलार, ये तो ये इसीलिए दी गई है कि फिश में क्या होता है आपका, द फिश हैज स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स. द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग द वाटर थ्रू द माउथ एंड सेंडिंग ओवर द गिल्स. तो इस तरह से क्या करता है, वो रेस्पिरेशन करते हैं. When the water passes over the gills, the gill extract dissolved oxygen from the water. भाई हमें पता है कि जो पानी है, पानी में क्या होती है, डिजोल्व ऑक्सीजन होती है पहले से, यानी कि जो साफ पानी होता है. तो जो फिशेज होती हैं वो क्या करते हैं, अपने गिल्स से उनको एक्सट्रैक्ट कर लेती हैं साफ ऑक्सीजन को. इसका मतलब अगर वाटर पॉल्यूटेड है, यानी अगर पॉल्यूशन है पानी में, तो फिर डिजोल्व ऑक्सीजन भी कम होगी, और उस कंडीशन में आपकी जो मेरीन लाइफ है वो भी अफेक्टेड हो जाएगी, यानी फिशेज वहां पर नहीं पनप पाएंगी. ठीक है, अब बात करते हैं कि ह्यूमंस में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है. चलिए, तो ब्रीदिंग हमने पहले से ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एनरिच इन ऑक्सीजन इज टेक इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी. तो ह्यूमन बीइंग्स में तो जनरली क्या होता है, आपका ऑक्सीजन हम लेते हैं कहाँ, लंग्स, माउथ के थ्रू लेते हैं और लंग्स में जाती है. उसके बाद लंग्स से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है सारे बॉडी पार्ट से इकट्ठा होती है और फिर लंग्स के थ्रू माउथ से आपकी बाहर आती है. ठीक है, हम नोज से लेते हैं जनरली. ठीक है, माउथ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि माउथ से लेने में जो हमारी बॉडी की एनर्जी है वो ज्यादा खर्च होती है. बहुत सारे लोगों की बहुत बार क्या होता है, सर्दियों में जब नाक बंद हो जाती है तो हमें मुंह से सांस लेनी पड़ती है, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होती है. ठीक है, तो जनरली हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं या रेस्पिरेशन करते हैं वो नाक से ही करते हैं और ऐसे ही करनी चाहिए. तो यहाँ पे देखिए जरा, इस तरह से क्या होते हैं, ये हमारी क्या है, लंग्स है. ठीक है, दोनों साइड लंग्स होती हैं, और यही हमारा ये नीचे ये क्या होता है, डायफ्राम होता है, डायफ्राम. और ये क्या करता है, इन लंग्स को क्या करता है, सपोर्ट. ये क्या होती है हमारी, रिब केज होती है, लंग्स केज होती है. ये रिब केज एक्सपेंड्स एज मसल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, एंड रिब केज गेट्स स्मॉलर व्हेन मसल्स रिलैक्स. मतलब आप देखो, जैसे अगर हम सांस लेते हैं, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारी रिब केज क्या करती है, एक्सपेंड करने लग जाती है, और जैसे ही छोड़ते हैं हम तो रिलैक्स हो जाता है. तो वही यहाँ पे बोल रहा है ये. ठीक है, रिब केज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. सोचो अगर किसी की रिब केज टूट गई, एक बात कह रही हूँ कि रिब केज अगर हमारी टूट गई, जो कि इधर और इधर होती है, तो लंग्स को सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ठीक है, चलिए, तो यहाँ देखिए, द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो देखो जरा क्या क्या होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ये सबसे पहले हमारा नेसल पैसेज है, उसके बाद हमारा माउथ कैविटी हो गया, देन फायरिक्स हो गया, लायरिक्स हो गया. दो होते हैं फायरिक्स लायरिक्स होते हैं, दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं. देखिए यहाँ पे ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया होता है. ट्रैकिया क्या करता है, हमारा नोज पाइप को, यानी फूड पाइप और विंड पाइप. फूड पाइप क्या होता है हमारा, जहाँ खाना हम खा रहे हैं, और आपकी विंड पाइप क्या होती है, जहां से हम नाक से सांस ले रहे हैं. इसको क्या करता है, अलग करता है. बहुत बार क्या होता है, जब हम लोग बातें करते करते खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना होता है वो विंड पाइप में चला जाता है. होता है बहुत सबके साथ, तो खाना अटक जाता है. तो उसका रीजन यही होता है कि यहाँ पे जो ट्रैकिया होता है ये ढंग से उस समय बंद नहीं होता है. ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ब्रोंकाई है, ये बोन्स है, छोटी छोटी ब्रोंकाई है. उसके बाद यहाँ अंदर हमारी क्या है, लंग्स. क्लियर है बच्चों. उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट. प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, मतलब चीजों का ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है. सब्सटेंस विच आर टू बी सप्लाइड टू अ प्लांट थ्रू अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर वाटर एंड मिनरल. तो प्लांट्स को तो जनरली क्या होता है, वाटर और या फिर मिनरल, दो ही चीजें हम दे सकते हैं. मतलब हम नहीं, मतलब जैसे भी उनको मिलती है. ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हो रहा है देखो. तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जाइलम टिश्यू, प्लांट्स में क्या होते हैं, आपके टिश्यूज होते हैं, और यही टिश्यूज क्या करते हैं, इनको कैरी करके ले जाते हैं. एक होता है आपका जाइलम टिश्यू, एक होता है फ्लोएम. जाइलम कंटेन्स वाटर एंड मिनरल, तो एनडीए में यही आता है. जो जाइलम टिश्यू होता है वो क्या कैरी करता है, वाटर एंड मिनरल, और जो फ्लोएम होता है ये क्या करता है, फूड. बस ये दो चीजें हैं जो एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है. तो ये आप ढंग से देख लेना, जाइलम वाटर एंड मिनरल, एंड फ्लोएम आपका सिर्फ फूड. क्लियर है बात. ठीक, चलिए. और जनरली ये मिनरल्स वगैरह कहाँ से साफ करते हैं बच्चों,
ये आपको पता है? ऐसा तो नहीं कि इनके ऊपर छिड़का जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं होता है। जनरली 90% जो होता है वो आपका कहाँ से होता है? रूट से। हम क्या करते हैं? रूट्स को ही खाद देते हैं, रूट्स को ही पानी देते हैं, तो क्या होता है? कैपिलरिटी एक्शन होता है ना, कैपिलरी एक्शन होता है कि प्रेशर बनता है लो से हाई, सॉरी हाई से लो। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाते हैं वो, तो कैपिलरी राइज भी हम इसे बोलते हैं। तो क्या होते हैं? जो मिनरल्स होते हैं वो रूट से क्या करते हैं? प्लांट सक करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरा जो सिस्टम आता है, वो आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन है हमारा ब्लड। यानी हमारे बॉडी में, ठीक है ना, हमारी बॉडी में करोड़ों सेल्स हैं और हर एक सेल लाइव है, जिंदा है, वो सारी प्रोसेस करता है। ये हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। इसका मतलब हर सेल को न्यूट्रिशन चाहिए, और हर सेल को न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? ब्लड के थ्रू मिलेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है हमारी बॉडी में वो सही होना चाहिए। यानी जिन लोगों की बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, वहां पर उनको लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, उन लोगों को नींद बहुत ज्यादा आती है, थकान बहुत ज्यादा रहती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। यानी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी से अन्य दूसरी बीमारियां होने के कारण बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसलिए हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी में ब्लड रहे, क्योंकि ब्लड ही एक बस की तरह काम करता है। ये एक ट्रांसपोर्ट, तभी तो है सर्कुलेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जैसे होता है ना बस कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो मुझे बस से जाना है या अपनी कोई गाड़ी से जाना है, तो ब्लड उसी का काम करता है। हमारी बॉडी में जितना भी खाना हम खाते हैं, बाहर से जो खाते हैं, हमारी बॉडी में जो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है, तो सारा का सारा कहाँ जाता है? ग्लूकोज की फॉर्म में आपका ब्लड में जाता है। और ब्लड फिर क्या करता है? लाखों करोड़ों, पैर से लेके सर तक पहुंचाता है उसको। अगर हीमोग्लोबिन ही कम है तो फिर शरीर में आपके न्यूट्रिशन नहीं पहुंच पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी। तो इसलिए ब्लड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए। तो सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बनता है हमारा? मेनली देखो जरा यहाँ पर, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ज्यादा तो हार्ट है ही भाई, है ना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो हार्ट ही है। क्योंकि जिस दिन हार्ट चलना बंद हो गया, सांसें ही बंद हो जाएंगी। क्योंकि हम 24 घंटे, मतलब एक ऐसा हमारी बॉडी का पार्ट है जो 24 घंटे चल रहा है, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले 24 घंटे चल रहा है। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे उठ रहे हैं, उठते ही सोते, हर समय। कौन कौन है वो? हार्ट। इसलिए हमें हार्ट की सुरक्षा करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? तो आपको पता ही है, हेल्दी खाना। ठीक है, और आजकल हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा केसेस भी आ रहे हैं, आप लोग आए दिन सुनते होंगे। ठीक है, तो बेटर यू मेंटेन योर हेल्थ, दैट वुड बी माइट क्वाइट इजी एंड गुड फॉर यू। ठीक है, हेल्थी फॉर यू। तो सबसे पहले देखो ब्लड की बात करें, तो ब्लड की बात करें तो आपसे ये पूछ सकता है एनडीए के लिए कि ब्लड में क्या क्या होता है ना, इन चारों में से क्या नहीं है, इन चारों में से क्या है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है आपका? लाइटिश येलो, या फिर मैं ट्रांसपेरेंट कलर का जेल टाइप का बोलूंगी, उसे प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। और आपके ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। आपने बहुत सुना होगा, है ना, बहुत लोगों को क्या होता है? डेंगू होता है, मलेरिया होता है, चिकनगुनिया होता है, तो सबसे पहले प्लेटलेट्स गिरते हैं। ब्लड सेल के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो गिरते हैं। प्लेटलेट्स इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। अगर प्लेटलेट्स की कमी हो गई, बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो गई, तो फिर डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में, जनरल हेल्दी बॉडी में 2.5 से 3 लाख या 4 लाख के बीच में प्लेटलेट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए उसके बाद ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी है? आर्टरीज है, वेन्स है एंड कैपिलरीज है। देन उसके बाद हार्ट की बात करें तो ये है एंड वेंट्रिकल। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ओके, तो प्लाज्मा की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होता है, बहुत ज्यादा इनके डेप्थ में डिटेल्स नहीं पूछेगा, आपको पता होना चाहिए क्या है। द कलरलेस लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा कंटेन 90% वाटर। अगर आपसे पूछे प्लाज्मा क्या कंटेन करता है, तो 90% वाटर एंड अदर डिजोल्व सब्सटेंसेस सच एज प्रोटीन, डाइजेस्टेड फूड, ये वो सो वगैरह वगैरह। बट 90% क्या है प्लाज्मा में? वाटर है। प्लाज्मा कैरीज ऑल दिस डिजोल्व सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। ठीक है, red blood cells, white blood cells and platelets are immersed in this liquid called plasma। मतलब जो प्लाज्मा है वो कलरलेस या लाइटिश
येलो कलर का होता है, ठीक है, जेल लिक्विड टाइप का होता है, और इसी के अंदर हमारे सारे ये रेड ब्लड सेल वाइट ये तैरते हैं और क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, और किसको लेके जाते हैं, वही डिजोल्व ऑक्सीजन, खाना, जितना भी डाइजेस्टेड फूड है उसको लेकर जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा एक नदी है, उस नदी के अंदर हम रेड ब्लड सेल्स हैं और हम क्या कर रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल की बात करें, इनका जरा शेप देखो जरा। तो रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर। क्यों होते हैं वो रेड इन कलर, ये पूछा जा सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन इनसाइड देम। तो रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनका कलर ही रेड है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। रेड ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। तो क्या करता है ये, फ्रेश ऑक्सीजन को क्या करेगा, लंग से लेके जाएगा बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने ऊपर डालेगा और फिर उसके बाद बाहर निकालेगा। रेड ब्लड सेल आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड। रेड ब्लड सेल्स आर सर्कुलर इन शेप। तो पूछेगा ये कि इनका शेप कैसा होता है, और याद रखना नो न्यूक्लियर, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। रेड ब्लड सेल कैसे होते हैं आपके, कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं। कैसे होते हैं, सर्कुलर शेप के होते हैं, और इनके पास न्यूक्लियाई नहीं होता है। देन व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल का मेन काम क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये। व्हाइट ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द डिजीज। अगर हम बात करें कि जो व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना भूल गई कि जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है। कितनी होती है उनकी लाइफ बच्चों, 120 दिन की होती है। वो भी मैंने ज्यादा ही बोल दी है, उसकी उससे भी कम होती है। इसलिए जैसे जनरली हम क्या बोलते हैं कि यार ब्लड डोनेट, कोई बोलता है मत करो ब्लड कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ब्लड डोनेशन हमें 3-3 4-4 महीने में करना चाहिए, क्योंकि 3 महीने बाद जो ब्लड सेल है, या 2 महीने 2.5 महीने बाद जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो अपने आप ही डाई आउट हो जाते हैं। कहाँ होते हैं, स्प्लीन में। स्प्लीन का होता है हमारा बैक साइड, जो हमारी बैकबोन होती है उसकी लोअर साइड में स्प्लीन होती है, वहां पर अपने आप उनकी डेथ हो जाती है। तो भाई इससे अच्छा डोनेट ही कर दो, क्योंकि ये ऐसे सेल्स हैं जो अपने आप ही बॉडी में बनते रहते हैं। मतलब जैसे आप खाना खाओगे उस हिसाब से सेल बनते रहेंगे, तो पुराने सेल खत्म हो जाएंगे, है ना, पुराने सेल मर जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल की बात करूं तो व्हाइट ब्लड सेल की जो लाइफ होती है वो रेड ब्लड सेल से थोड़ा ज्यादा होती है। व्हाइट ब्लड सेल इन्फेक्शन से फाइट करता है, यानी अगर आपको जल्दी जल्दी बुखार हो रहा है या जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ रहे हो, उसका मतलब आपकी इम्यूनिटी कम है, तो यानी व्हाइट ब्लड सेल आपकी बॉडी में कम हो गए। सम व्हाइट ब्लड सेल कैन ईट अप द जर्म्स। जर्म्स, अब जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं, हमारे खाना में तो हजारों बैक्टीरिया होते हैं, फिर भी हम खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट में खाते हैं, टपरी पे खाते हैं, ठेले में खाते हैं, तो हजारों लोगों के हाथों से वो खाना लगा हुआ है, फिर आप खा रहे हो, इसका मतलब उसमें ऑलरेडी जर्म्स है जो हमें नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन क्योंकि हमारे व्हाइट ब्लड सेल अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं तो वो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। व्हाइट ब्लड सेल आर आइदर स्फेरिकल इन शेप और इरेगुलर। तो स्फेरिकल शेप के होते हैं ये, और व्हाइट ब्लड सेल हैव अ न्यूक्लियस। अब ये देखो डिफरेंस है रेड ब्लड में और व्हाइट ब्लड में। रेड ब्लड के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, व्हाइट ब्लड के पास न्यूक्लियस होता है। चलिए, ब्लड के फंक्शंस की बात करें तो अभी तो मैंने आपको बताया कि लंग से क्या करता है, ये ऑक्सीजन लेके जाता है, और बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाता है। उसके अलावा क्या करता है ये, हार्मोन्स क्या करता है, कैरी हार्मोन्स फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। ब्लड कैरीज अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम लीवर टू द किडनी। क्या करता है, जो हमारा यूरिया है वो कहाँ बन रहा है आपका, लीवर में बन रहा है, लीवर से किडनी में लेके जाता है, किसको, यूरिया को लेके जाता है। ब्लड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिजीज। ब्लड रेगुलेट्स ब्लड टेम्परेचर। भाई हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर होता है उसको कौन मेंटेन करता है, ब्लड। चलिए अब बात करते हैं हार्ट की। तो जो हार्ट है, अगर आपसे बोले कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स, ठीक है। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे वाला अगर हम बोले यहाँ पर आर्टरी एंड वेन, आपसे बोले कि सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है और सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, सबसे बड़ी आर्टरी जो होती है बच्चों वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। और सबसे बड़ी वेन जो होती है वो वेन कावा होती है, ठीक है। तो ये आपके पेपर में आ सकता है, एनडीए में आ सकता है कि सबसे बड़ी वेन कौन सी होती है, वेन कावा, और सबसे बड़ी आर्टरी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर है, अच्छा। डिफरेंस आता है आपके पेपर में, यहाँ पे देखिए,
देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो कि जो आर्टरी है ये क्या कर रही है, आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। आर्टरी क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। और वेन जो है वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। जरा देखो जरा, जो वेन है ये आपकी ब्लू कलर की है, दिख रही है आपको वेन ब्लू कलर की। अगर आप देखोगे हमारी बॉडी में, अपने शरीर में देखोगे तो कहीं कहीं आपको ब्लू टाइप का दिखाई देता है, दिखता है ब्लू, और कहीं कहीं रेड दिखता है। तो वो जो आपको ब्लू दिखाई देता है वो इसलिए दिखाई देता है, वो वेन्स होती है। ठीक है, वो क्या होती है बच्चों, वेन्स होती हैं। जो वेन्स होती हैं हमारी वो थिक होती हैं। वो क्या होती हैं, थिक होती हैं। और जो आर्टरी होती हैं वो कैसी होती हैं, वो थिन होती हैं। उसका रीजन ये होता है कि जो वेन होती हैं वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कहां से, देखो सिंपल सी बात है भाई, कि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लंग्स में जा रही है, लंग्स से फिर क्या हो रही है, वो बहुत सारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जा रही है, मतलब हार्ट के थ्रू बॉडी में जा रही है। उसके बाद सारे जो सेल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट करेंगे। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस फिर हार्ट में जा रही है, फिर लंग्स में जा रही है, और फिर हमारे माउथ में जा रही है, और फिर हम मतलब उसको नोज में जा रही है, नोजल पैसेज से हम उसको निकाल रहे हैं। तो यानी कि ब्लड जो है वो 2 बार हार्ट से पास कर, ब्लड क्या कर रहा है, 2 बार हार्ट से पास कर रहा है। एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर। ऐसा करने पर जो वेन्स हैं वो आपकी ब्लू हो जाती हैं और जो आर्टरीज हैं वो रेड हो जाती हैं। तो यानी कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट का, उसको क्या बोलते हैं, डबल डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो याद रखना कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो आपका हार्ट है वो 2 बार, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, इसलिए तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है वेन, और वेन आपकी ब्लू तरह की दिख रही है। तो आपसे पूछा सकता है कि ये क्यों होती है ब्लू, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड। या ये पूछ सकता है कि, अब आप बोलोगे मैम हम कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर में कैसे, देखो ए क्या होता है, ए पॉजिटिव, हम बोलते हैं जनरली ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो यानी ए पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव होगा तो यानी कि वो फ्रेश होगा। तो जो ए यानी आर्टरी है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी, ऐसे याद रख सकते हो। वी यानी वेन यानी वेरी बैड, यानी वेस्ट, वी वेस्ट, ऐसे याद कर लो, है ना, कोई भी एक निमोनिक्स आप बना लो अपना याद करने का। तो वी क्या हो गया आपका, वेस्ट। तो वेन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, इसलिए ये आपकी ब्लू कलर की दिखती हैं, और ये थिक होती हैं, और ये क्या होती हैं, आपकी थिन होती हैं। बाकी मैंने बड़ी वाली बता दी है आपको किसकी कौन सी है। इसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो देखो जरा एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, जरा देखो फटाफट, इधर देखिए। ठीक है, इस तरह का ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे देखो यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये देखो जरा, सबका होता है ऐसे ही होता है, सबका यूरिनरी ब्लैडर, और यहाँ से देखिए बाहर निकल। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका लेफ्ट यूरेटर ये हो गया, और एक होता है आपका राइट यूरेटर, ये हो गया, 2 लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट रीनल वेन, ये है यहाँ पे रीनल वेन जो इससे कनेक्टेड है, और यहाँ पे आपकी किडनी हो गई, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी। तो देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती है, 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, एक ब्लैडर होता है, कौन सा ब्लैडर, गॉल ब्लैडर नहीं, यूरिनरी ब्लैडर, कौन सा ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और एक होता है लास्ट में यूरेथ्रा। क्या होता है, यूरेथ्रा। ठीक है, लास्ट में, मतलब जो लास्ट में यूरेथ्रा होता है उसके थ्रू हमारा फिर जो यूरिया होता है उसका निकलना होता है। ठीक है, तो देखो जरा कैसे है, फटाफट देख लेते हैं। द किडनी आर बीन शेप्ड। ठीक है, कैसी होती है, बीन शेप होती है। ठीक है, और जस्ट अबव द बेस, जो हमारी बेस लाइन होती है इसके जस्ट अबव होती है। ठीक है, द ब्लड इन आवर बॉडी इज कॉन्स्टेंटली पासिंग थ्रू आवर किडनी, जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी किडनी से कॉन्स्टेंटली पास करता रहता है। द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स इन द डर्टी ब्लड इनटू द किडनी। ठीक है, जो रीनल आर्टरी होती है वो क्या करती है, डर्टी ब्लड यानी जिसमें यूरिया भी होता है, वो वाला ब्लड लेके आती है कहाँ, इनटू द किडनी। ठीक है, आपको पता है किडनी कितनी होती है, 2 होती है, इनटू द किडनी। द फंक्शन ऑफ किडनी क्या है, द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड excess of water from the blood and excretes them in the form of yellowish liquid called urine। ध्यान से समझो, जो हमारा डर्टी ब्लड है, ठीक है, जो हमारा डर्टी ब्लड है वो हमारा रीनल आर्टरी, कौन लेके आता है, रीनल आर्टरी।
जो रीनल आर्टरी है वो हमारा डर्टी ब्लड जो है वो कहाँ लेके आती है, किडनी में लेके आती है। ठीक है, अब किडनी क्या करती है, एक छन्नी की तरह काम करती है, फिल्टर की तरह। तो किडनी क्या करती है, जो भी रीनल आर्टरी वो सारा ब्लड लेके आती है, क्योंकि ब्लड तो इंपॉर्टेंट है, ब्लड को थोड़ी फेंक देंगे। तो ब्लड से जितना भी एक्सेस यूरिया है उसको निकाल देती है, और जो बाकी का प्योर ब्लड होता है वो वापस घूमता रहता है। बहुत बार लोग जब मतलब वॉशरूम जाते हैं तो उनके जो यूरिन है उसमें ब्लड भी आता है। तो ब्लड भी आने का मतलब क्या हुआ कि किडनी ढंग से काम नहीं कर रही है, यानी किडनी जो है वो ब्लड को भी पास कर रही है। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो दूसरी बात, द क्लीन ब्लड इज कैरिड अवे फ्रॉम द किडनी बाय द रीनल वेन। देखो ध्यान से सुनो, एक है रीनल आर्टरी और एक है रीनल वेन। तो रीनल आर्टरी जो है वो डर्टी ब्लड लेके आ रहा है, और जो रीनल वेन है वो प्योर ब्लड वापस लेके जा रहा है। The ureters, one from each kidney opens into urinary bladder. ठीक है, urinary bladder में फिर वो भरते हैं उसे। The bladder is a bag. Bladder बैग है, किडनी जो भी लेके आएगी वो क्या करेगी, ब्लैडर में भर जाएगा। Which stores urine until the time to go the toilet. तो बस क्या होता है, ब्लैडर एक थैला टाइप का होता है और वो भरता रहता है। तो जैसे ही हमें क्या होता है, दिन भर में हम पानी पीते रहते हैं, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर समय हम वॉशरूम जा रहे हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि अब वॉशरूम जाना चाहिए, यानी उस समय जो ब्लैडर है वो भर जाता होगा। ठीक है, द यूरेथ्रा इज अ ट्यूब। यूरेथ्रा क्या है, ट्यूब है। द यूरिन कलेक्टेड इनटू द ब्लैडर पास फ्रॉम दैट यूरेथ्रा। तो फाइनली क्या होता है, यूरेथ्रा में आपका ब्लड फ्लो और ये जो यूरिन का फ्लो है वो हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि जो रीनल आर्टरी है वो किडनी में आपका डर्टी ब्लड लेके जाती है, फिर किडनी जो है उसमें से डर्टी निकाल कर उसको कहाँ लेके जाती है, आपकी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में। बाकी जो है वो रीनल वेन वापस लेके जाती है। उसके बाद आपका जब ब्लैडर फिल हो जाता है उसके बाद यूरेथ्रा से ये फाइनली पास हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी आई थिंक। देखो, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। तो अगर आपसे बोले कि बेसिक यूनिट क्या है किडनी की, तो जो हमारी किडनी होती है उसकी बेसिक यूनिट क्या है, तो उसकी बेसिक यूनिट है नेफ्रॉन्स। क्या है, नेफ्रॉन। तो किससे बनी हुई है, नेफ्रॉन से बनी हुई है। द नेफ्रॉन हैज अ कप शेप बैग, इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो किडनी है वो नेफ्रॉन से बनी हुई है, और नेफ्रॉन जो है हैज अ कप शेप बैग, इट्स अपर एंड विच इज कॉल्ड। तो जो नेफ्रॉन है उसका कप शेप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। द लोअर एंड ऑफ बोमेन्स कैप्सूल इज अ ट्यूब शेप एंड इट इज कॉल्ड अ ट्यूबुल। अगर आपसे बोले बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ये देखो, वुमेन कैप्सूल क्या होता है आपका, जो आपका किडनी जो है जो क्या है स्मॉल यूनिट से बनी है, दैट इज नेफ्रॉन, उसी का पार्ट है वुमेन्स कैप्सूल। किडनी जो है वो स्मॉल यूनिट से बनी है, दैट इज कॉल्ड आपका नेफ्रॉन। और हर नेफ्रॉन जो है उसके अपर एंड में जो पार्ट है उसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो लाइफ प्रोसेस का सेकेंड लेक्चर है वो एंड होता है। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत डेप्थ में हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजें मैंने समझाने की कोशिश की है, और जहां जहां पर एनडीए के लिए चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पे मैंने आपको स्टार मार्क करवाया। सो आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम नया लेक्चर लेके आएंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।